दोनों मेथड, एक तो क्रेमर नियम और एक आव्यूह विधि, दोनों मेथड हमने समीकरण निकाय को हल करने के लिए सीख लिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। तो आपका एक 8वां क्वेश्चन रह गया है जो मैंने कराया नहीं है, बाकी 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो तो इजी है बिल्कुल ही। तो 8वां क्वेश्चन रह गया है जिसमें आपसे कह रहा है, अगर आपके पास किताब हो तो देखें, कह रहा है कि सिद्ध करो निकाय असंगत हैं। तो संगत और असंगत में हालांकि याद दिला रहा हूं आपको, मैंने 3 बातें लिखाई थी आपको। पहली, कि यदि डेल्टा बराबर 0 के ना हो तो निकाय कैसा रहता है? संगत रहता है। ठीक है, यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो निकाय संगत रहता है। ये चीजें कहां से आई थी, मैं और बैक याद दिलाऊं आपको। तो x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये रहा करता था ना क्रेमर नियम में। तो सोचो, डेल्टा अगर 0 नहीं है, कोई संख्यात्मक मान है, तो एक्स वाई जेड के संख्यात्मक मान आ जाएंगे। और संख्यात्मक मान आ जाएंगे ना, उनको अपन क्या बोलते हैं भाई? मतलब निकाय को क्या बोलेंगे उस समय पर? मन संगत बोलेंगे। ठीक, अच्छा। अब दूसरी शर्त मैं याद दिला रहा हूं, पहले करा चुका हूं आपको। यदि डेल्टा बराबर 0 हो तो डेल्टा बराबर 0 के लिए मैंने 2 बताई थी आपको। पहला, यदि डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0, मतलब डेल्टा के संग संग इन तीनों के मान भी 0 हो ना, तो सोचो, देखो 0/0, 0/0, 0/0, अनिर्धारित स्थिति बन जाएगी। मतलब संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। अगर संगत होगा ना तो उस स्थिति में अनंत हल माने जाएंगे। ठीक, तो यदि डेल्टा के संग संग ये तीनों के मान भी अगर 0 हो तो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, अनिर्धारित स्थिति है। बता चुका हूं मैं कल, याद दिला रहा हूं ताकि 8वें क्वेश्चन को करें अपन। और यदि डेल्टा बराबर 0 तथा इनमें से एक भी अशून्य हो गया, डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3, कोई एक अशून्य हुआ, कोई एक अशून्य हो, तो निकाय कैसा होगा भाई? असंगत होगा। ठीक है, ये 3 शर्तें हैं। अब मैं 8वां जो क्वेश्चन है उसका पहला करा रहा हूं मैं आपको। यहां निकाय क्या दिया हुआ है? निकाय 3x प्लस y प्लस 2z बराबर 3, एक समीकरण। दूसरा
2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 5 और तीसरा है x माइनस 2y माइनस z बराबर 1। और मिलान कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 5, x माइनस 2y माइनस z बराबर 1। ये आपको निकाय दिया हुआ है और हमें ये असंगत या संगत, हालांकि 8वें क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो निकाय असंगत है, तो असंगत के लिए अच्छा देखो जरा ऊपर असंगत के लिए ये लिख रहा है असंगत। असंगत के लिए डेल्टा तो होना चाहिए 0 और डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 3 में से कोई एक अशून्य होना चाहिए। ये असंगत के लिए शर्त है, ये रही फुल्ली असंगत फाइनल। तब सबसे पहले अपन डेल्टा निकालते हैं। ध्यान है कि डेल्टा क्या रहा करता था, गुणांकों की सारणी। तो 3 1 2 2 1 3, ठीक है। 3 1 2 2 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। ये हल करें तो 3, ये रो हटा दो ये कॉलम हटा दो, -1 और +6 हो जाएगा। तो -1 + 6 प्लस का 5। दूसरा वाला माइनस का लेते हैं, ये कॉलम हटा दो ये रो हटा दो, -2 -3 तो माइनस का 5, फिर ये प्लस का 2, ये कॉलम हटा दो ये रो हटा दो, तो -4 -1 माइनस का 5। ये हलो क्या आ रहा है भाई, 15 + 5 -10 प्लस का 10 नॉट इक्वल टू 0। तो निकाय संगत है। हालांकि 8वें क्वेश्चन में ऊपर लिख रहा है सिद्ध करो निकाय असंगत है, तो या तो कोई क्वेश्चन की इक्वेशन मिस्टेक होगी या ऊपर संगत है संगत पूछ रहा है। ये दिया हुआ निकाय तो संगत है, असंगत के लिए ये 0 आना चाहिए था। पहली बात तो डेल्टा 0 आना चाहिए था और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनमें से कोई ना कोई एक भी अशून्य आना चाहिए था। ये तो आना चाहिए था 0 और उनमें से कोई एक आना चाहिए था नॉन जीरो, अशून्य आना चाहिए था, तब जाके असंगत कह सकते हैं फाइनली। ठीक है, तरीका क्या रहेगा ये तो पता करने का वो है भाई कौन सी स्थिति में क्या रहता है, और आप निकाय लिख के डेल्टा निकालो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और देखो कौन सी शर्त संतुष्ट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको दे रखा है यहां निकाय, क्या दे रखा है भाई, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4। पहला समीकरण दूसरे पा जाओ, 4/x माइनस 6/y और प्लस 5/z बराबर 1, और तीसरा 6/x प्लस 9/y माइनस
20/z बराबर में 2। ये आपको दिया हुआ है और इस निकाय को क्रेमर नियम से, अरे देख ही नहीं रहे, देखो लिख दिया, अब बोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा है ना, 2/x प्लस 3/y और प्लस 10/z बराबर 4। दूसरा है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1 और 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर में 2। तो उन्हीं क्वेश्चन की तरह कोई खास बात नहीं है। यहां x ना होके जो है वो क्या है, 1/x है। x ना होके कितना है, 1/x। अच्छा, इसको एक सुंदर रूप में लिखना चाहें जैसे कि किताब वाला चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं, माना 1/x को तो आप मान लो a, 1/y को b और 1/z को c। तो निकाय क्या बन जाएंगे भाई, ये जो निकाय है 2a प्लस 3b प्लस 10c बराबर 4। भाई 1/z को हमने c मान लिया तो 10c हो गया, नहीं हो गया? ये हो जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c बराबर 1। और तीसरा 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर में 2। ठीक है, ये आपको निकाय दिया हुआ है। अब इसे हमें क्रेमर नियम से हल करना है। तो देखो, हमें मालूम है क्रेमर नियम क्या रहा करता है। अब ये साधारण क्वेश्चन बन गया, मतलब साधारण से जैसे कि 10वें का पहला क्वेश्चन ऐसे ही, बस इसमें a बराबर लिखना पड़ेगा हमें डेल्टा 1/डेल्टा, b बराबर डेल्टा 2/डेल्टा, c बराबर डेल्टा 3/डेल्टा। ठीक है, a बराबर तो डेल्टा 1/डेल्टा, b बराबर डेल्टा 2/डेल्टा, c बराबर डेल्टा 3/डेल्टा। अब ए बी सी के मान अगर आ जाएंगे हमारे पास तो पलट देंगे तो एक्स वाई जेड का आ जाएंगे। तो ए बी सी के मान आएंगे जब हमारे पास डेल्टा हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हो। तो इनके मानों की आवश्यकता है। तब सब जानते होंगे डेल्टा क्या होता है, गुणांकों की सारणी। इन गुणांकों की करो 2, 3, 10, 4 माइनस 6, 5, 6, 9 माइनस 20। ठीक है। अच्छा, डेल्टा 1 भूल तो नहीं गए। डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं पता है, इसमें से 1 कॉलम हट जाएगा और उसकी जगह बराबर वाले 4, 1, 2 आ जाएंगे। 1 कॉलम हटेगा जब तो डेल्टा 1 आएगा, और डेल्टा में से इसी में से ना 2 कॉलम हटेगा तो डेल्टा 2 आएगा, 3 कॉलम हटेगा तो डेल्टा 3 आएगा। तो 1 कॉलम हटा देता हूं और इसकी जगह 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 माइनस 6, 9, 10, 5 माइनस 20। ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा 2 लिखते हैं। डेल्टा 2 क्या आएगा,
अरे सेकंड कॉलम हटा दो, डेल्टा 2 आ जाएगा। ये हटा दो तो 2 4 6, 2 4 6, ये हटा दो 3 - 6 9, इसकी जगह 4 1 2 आ जाएगा, ये वाला आ जाता है। सेकंड कॉलम की जगह ये लिख देंगे तो डेल्टा 2, और थर्ड कॉलम की जगह लिख देंगे तो डेल्टा 3। सेकंड कॉलम की जगह लिख रहा हूं मैं, कौन है? 4 1 2 है, तो 4 1 2, 10 5 -20। अच्छा, अब आ जाओ डेल्टा 3 पर। ठीक है, डेल्टा 3 क्या होगा भाई? इसकी जगह 4 1 2, थर्ड कॉलम हटा दो, 2 4 6, 3 - 6 9, और इसकी जगह 4 1 2। ठीक है, सब लिख दिए मैंने। जानो ना, डेल्टा तो होता है इन गुणांकों की सारणिक। डेल्टा 1 होगा 1, इनकी जगह 4 1 2, डेल्टा 2 होगा इनकी जगह 4 1 2, डेल्टा 3 होगा इनकी जगह 4 1 2। अब इनके मान निकालो तुम। डेल्टा बराबर, तो 2, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, 6 2 12, माइनस के 120 और माइनस के 45, फिर -3, ये कॉलम ये हटा दो, -80 -30, -80 -30, +10, ये कॉलम हटा दो, हटा दो, 36 +36। तो यूं करके ये डेल्टा का मान -120 और -45, माइनस के 165 हो जाएंगे ना। -165 गुणा 2 करते हैं आप, तो 160 गुणा 2 32, 320 और 330 आ जाएंगे। ये तो -330। इसको देखो आप, -110 और 110 गुणा 3 करेंगे तो 330 प्लस के 72 गुणा 10 करेंगे तो प्लस के 720, फाइनली 720 आ गया। डेल्टा का मान 720। अब डेल्टा 1 पे आ जाओ भाई। 4, ये कॉलम हटा दो, ये रो, 6 2 12, 120 -45। ठीक है, अरे लाओ, यहां और यहां सेम आना चाहिए था। 6 2 12 प्लस का 120 आता, ये जब प्लस का 120 आता तो 120 में से 45 घटाओ आप, कितने बच के? 120 में से 45 गए तो ये नहीं है, प्लस का 120 आता तो ये 175 बनेगा। 175 गुणा 2 करेंगे तो 150 बनता है। ठीक है, इसको देख के ध्यान आया, ये प्लस का 150, तो ये तो सारे प्लस के हो गए क्या जाने। तो ये कितना रहा भाई? 0, 3 और 2 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 और 11 12, 1200 रहा डेल्टा का मान। ठीक है, अब डेल्टा 1 पे आ जाओ आप। 120 -45, दूसरे नंबर का -3 ले लिया, ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो, -20 -10 और प्लस का 10,
ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो। 9 प्लस 12, 9 प्लस 12 कितना रहा? अगर ये अपन देखें तो डेल्टा 1 का मान यहां पे कितना आ जाएगा? 120 में से 45 गए तो ठीक है। डेल्टा 1 का मान क्या आएगा? अब 120 में से 45 आएंगे तो 75, 75 गुणा 4 करते हैं तो 300, तो ये हो जाएगा 300। अच्छा, ये माइनस का 30 है पर प्लस का होगा तो 90 हुआ क्या जाने? -30 गुणा प्लस का माइनस का 3 प्लस का 90। अच्छा, ये 210 बैठेगा शायद, है ना? 21 गुणा 10 210, तो कितना बैठ गया भाई? 10 इसमें ले जाते हैं तो 100 और 2 300 और 300 600। डेल्टा 1 की वैल्यू 600। अब डेल्टा 2 की वैल्यू पा जाओ आप। डेल्टा 2 की वैल्यू 2, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, माइनस का 20 और माइनस का 10, ठीक है। -4, ये रो हटा, सॉरी कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, माइनस का 80 और माइनस का 30, -80 -30, फिर +10, ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 4 2 8 -6, 8 -6 कितना हो गया? 2 हो जाएगा, पर लिख देते हैं चलो। ये रहा कितना? माइनस के 30 गुणा 2 माइनस के तो 60, और ये 110 हो गया क्या जाने माइनस का, और फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 110 गुणा अगर आप 4 करते हो तो 440 हो गया प्लस का, और ये प्लस का 20 हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, प्लस का 20 इसमें जाएगा, -40 से हटा देगा, कुल मिला के 400 आ रहा है भाई। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 400। अब अंतिम बच गया कौन सा? डेल्टा 3। डेल्टा 3 तुम्हारा आएगा 2, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, 6 2 बार माइनस के तो 12 और माइनस के ही 9 मेरे ख्याल से, ठीक है। माइनस के 12 माइनस के 9, -3, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 8 -6, और प्लस का 4 लिया तो ये हटा दो, 36 + 36 स्थिति है। तो देखो जरा कितनी वैल्यू आ रही है। ये तो भाई -12 और -2 -21 गुणा 2 -42 दिख रहा है क्या? देख तो रहा है। ये 8 में 6 2 -6, और 72 गुणा 4 कर देते तो कितना आएगा भाई? 70 गुणा 4 तो 7 कटे 280, और 8 288 बना के जाने। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप देख लेना आप। अच्छा, ये माइनस का 48 है, माइनस का 48 तो 280 बच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ना 240, माइनस का 48 अगर 88 में से जाता है तो प्लस के 40 तो 240 रहा, ठीक है। देखो क्या मामला था, निकाय आपको कुछ इस रूप में दे दिया, हल्का सा 1/x कर दिया है। आप थोड़ी देर के लिए 1/x को a मान लो, 1/y को b और 1/z को c, तो फिर निकाय क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब ये पहले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया।
चूंकि क्रेमर नियम से करवा रहा है, अगर सारणिक मेथड बोलता है ना कि सारणिक विधि से करो, इसका मतलब क्रेमर नियम से ही करना है आपको। तो क्रेमर नियम से अब फिलहाल एक्स वाई जेड नहीं है ना इसमें, कौन है, ए बी सी। तो इसलिए एक्स वाई जेड के बराबर ना लिख के मैंने किसके बराबर लिख दिया है, ए बी सी के बराबर। ए बी सी के बराबर लिख दिया डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। अब हमें ये चाहिए, डेल्टा चाहिए, डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 2, डेल्टा 3 पता है, मेथड में बता दिया था क्या तो होता है डेल्टा, क्या होता है डेल्टा 1, क्या होता है डेल्टा 2, क्या होता है डेल्टा 3। सबके मान निकाल दिए। अब ए बराबर, अतः ए बराबर, जगह थोड़ी कम है भाई, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा रहा करता है ना, तो थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको मैं। डेल्टा 1 तो कितना है 600, और बटे डेल्टा कितना है भाई, इधर है 1200। ए का मान तो 2 आया है, तो तुम 1/2 आया, तो समझ जाना एक्स कितना आने वाला है 2। भाई ए बराबर 1/2, ए का मतलब 1/x बराबर 1/2 है। अच्छा, बी बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 कितना आ जाएगा 400, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 तो कितना निकला है 400, और डेल्टा 1200, 1/3 आ गया किसका मान, बी का मान। अच्छा, ऐसे ही सी का मान, ठीक है, सी आएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 3 तो कितना है 240, और डेल्टा है 1200। मुझे लगता है 4 बार कट जाएगा क्या, 5 बार, 1/5। तो देखो ए का मान तो 1/2, बी का मान 1/3, सी का मान 1/5। यहां कर दूं क्या, यहां लास्ट में उतारना ध्यान करके। ए बराबर 1/2, ए का मतलब 1/x बराबर 1/2, तो x बराबर 2। ऐसे ही b बराबर 1/3, b मतलब 1/भाई 1/3, y बराबर 3। ऐसे जेड का लिख लेना तुम्हें ना। यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 10वें का सेकंड। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12वां करा रहा हूं, 5.2 का है ना। आपसे कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो a इनवर्स ज्ञात करो। पहला तो यहां a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। आपको a बराबर ये दे रखी है, तब a इनवर्स पूछ रहा है। एक दूसरी चीज और कह रहा है कि इस a इनवर्स की सहायता से, कहा नहीं है तुम समझ जाना, अगर ऐसे तो ऐसे ही करना है। अगर a इनवर्स ज्ञात करके जब निकाय को हल करवाए ना, इसका मतलब a इनवर्स का उपयोग करना ही करना है। इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, a इनवर्स की सहायता से, a इनवर्स की सहायता से। दिख रहा है क्या, दिख रहा है। निकाय हल करो, और निकाय मैं इधर लिख लेता हूं, x -2y
बराबर 10, 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 8 माइनस 2y प्लस z बराबर 7। ठीक है, दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहला तो ए इनवर्स ज्ञात करवा रहा है और दूसरा ए इनवर्स की सहायता से निकाय को हल करवा रहा है कि साहब निकाय कौन सा है, ये रहा निकाय। मैट्रिक्स वाला नहीं लगाया मैंने, ये तो वैसे ब्लॉक बनाया है। ठीक है, तो पहले तो ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। सब लोग जानते हो कि ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है। क्या होता है ए इनवर्स का सूत्र? एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ए की आवश्यकता है और सारणिक ए की आवश्यकता है। तो मैं दोनों चीजें ज्ञात कर रहा हूं अब, है ना। जब सारणिक ए का मान और एडजॉइंट ए ज्ञात हो जाएंगे ना, तो वापस यहीं आएंगे हम, फिर यहां जमा देंगे, जट ए इनवर्स आ जाएगा। तो ज्ञात कर रहा हूं मैं दोनों चीजें। सारणिक ए बराबर, सारणिक तो बनाओ ए की 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1। ठीक है, तब सारणिक ए बराबर 1 ले लो, 1, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, तो 1 प्लस 6 7 आ रहा है भाई। ठीक है, सही लिखा है क्या? 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1। गलतियां हो जाती हैं, जरा संभल के क्या करना, मुझसे 2 एक बार हो गई। प्लस 1 लेके रो हटा दो, कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 1 प्लस 6 7 हो गया। माइनस ये वाला भी अब आता है, माइनस ये वाला, तो माइनस 2 आएगा तो प्लस 2, कॉलम हटा दो, रो हटा दो। 2 माइनस 0 कितना? 2, और तीसरा तो प्लस 0 ये भैया, तो ये कितना आ गया? 4 और 7 11 आ गया। सारणिक ए का मान 11। अब एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए देखो, आपको मालूम होगा एडजॉइंट ए क्या होता है। अवयवों के सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 अवयवों के सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तब इन सभी को लिख रहा हूं मैं, A11 और इनको। A11 कितना आएगा? हटाओ, ये हटा दो, ये हटा दो, 1 प्लस 6 7 आएगा। देखो 1 और 1 2 है, इसलिए प्लस का ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा कुल मिला के। A12 जो भी मान आएगा उसका चिन्ह बदलेगा, है ना। 3 है तो चिन्ह बदलेगा, विषम है ना योग, इसलिए लो A12 हटा दो। 2 माइनस 0 2, आने को तो 2 आया है, वहां से यूं दबा के जब लाए जब, तो पर चूंकि 2 और 1 3 विषम है, इसलिए चिन्ह बदल दो।
A13 हटाओ, ये हटा दो, 0 0, -4 -0 -4 आया। चूंकि योग समय इसलिए ज्यों की तो रहेगा। A21, ये 21 ये हटा दो, ये हटा दो, -2 गुणा 0 हो गया तो -2 ही आया। पर सुनो भाई, 2 और 1 3 विषम आ गया ना योग, इसलिए चिन्ह बदलेगा। ध्यान में रखना इस बात को। A22 ये है A22, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 1 -0 1, चूंकि योग समय इसलिए ज्यों की तो रहेगा। A23 ये 23 अवयव है, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, -2 -0 -2, परंतु योग विषम है ना, इसलिए चिन्ह बदलेगा। अब आप A31 पे आ जाओ, ठीक है। ये है 31 अवयव, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, -6 -0 -6 रहा। चूंकि योग समय इसलिए ज्यों की तुम। A32 ये 32 है, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 3 -0 कितना 3, और देख लेता हूं एक बार, ये हटा दिया 3 -0 आएगा। चूंकि योग विषम है इसलिए माइनस का। A33 ये अभी अब 33, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 1 + 4 5 बैठ रहा है भाई, और ज्यों की तो आएगा। इसका चिन्ह बदल दिया क्या, देखते हैं क्या है। 32 बदल दिया था, सही है। ये सेकंड आ गए ना, तब एडजॉइंट ए कितना रहेगा, इनसे बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहेगा। 7 -2 -4, 7 -2 -4, 2 1 2, 2 1 2, -6 -3 5, -6 -3 5, ये तो एडजॉइंट ए आया, नहीं आया अभी, इसका ट्रांसपोज है। एडजॉइंट ए आया, ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, 7 -2 -4, 2 1 2, -6 -3 5, ये एडजॉइंट ए आ गया भाई, है ना। अच्छा, अतः ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे सारणी के। सारणी के का मान तो 11 है, तो ए बटे में आएगा वो तो, और एडजॉइंट ए ये वाला 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5, ए इनवर्स प्राप्त हो गया भाई। मैं मिटाने वाला हूं, ये है ना, ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका इनवर्स ज्ञात करने का 5.1 में खूब सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो ए इनवर्स लिखा छोड़ रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं इधर, ये जो कैलकुलेशन है ये। अब हम निकाय को हल करते हैं भाई, है ना। ये निकाय है, निकाय को मैं थोड़ा सिस्टम से लिख देता हूं, सिस्टम से लिखा पड़ा वैसे तो। चलो, निकाय हल करना, निकाय आव्यूह विधि द्वारा
हल। निकाय आव्यूह विधि द्वारा हल। तो क्या बता रखा है मैंने तरीका कि निकाय को ax बराबर b रूप में लिखने पर था ना, निकाय को ax बराबर b रूप में, जहां a बराबर तो कितना होता है, गुणांकों की मैट्रिक्स, तो गुणांक 1 - 2 और z है नहीं तो 0, 1 - 2 0 a, अच्छा 2 1 3, x नहीं है इसमें, तो 0 - 2 1, ये तो a आ गया। x बराबर x बाई जेड और b बराबर में जो होते हैं ना इनका 10 8 7। फिर ध्यान है क्या करते थे, पुनः लिख के ax बराबर b करते थे, फिर ये इस प्रकार करता था मैं, और x बराबर क्या करता था, a इनवर्स b। फिर इसके बाद हम a इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब इस सवाल में इसने a इनवर्स पहले ज्ञात करवा लिया। देखो ये तो है a, एक ही ना दोनों, इसके गुणांकों की मैट्रिक्स यही है, इसका इनवर्स पहले ही आ चुका हमारे पास, ये वाला इसने पहले ही हल करवा लिया। यानी कि और सवालों में तो हम क्या करते थे, यहां के बाद ठहर जाते थे और यहां जो प्रक्रिया चलती थी वो ए इनवर्स ज्ञात करने की थी। इसने पहले अलग से ए इनवर्स ज्ञात कर लिया, ये रहा, मैंने मिटाया नहीं है, तो डायरेक्ट जमा दो। तो x तो x बाई जेड बराबर ए इनवर्स कितनो 1/11 लिख देते, 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। ये तो x बराबर ए इनवर्स का मान इनटू में b और लिखना है b, ये ए इनवर्स आया इतना तो इनटू में b कितना है 10 8 7। अच्छा इधर तो x बाई जेड ही आएगा बराबर 1/11, इनका गुणा कर लेते हैं भाई, दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है। 7 2 -6 का यहां गुणा करेंगे आप, देखो 70 प्लस 16 -42। अब इसका गुणा कर रहे हैं, -20 प्लस 8 -21 -40 प्लस 16 और प्लस 35। सही है क्या, -40 प्लस 16 और प्लस 35। तो देखो आने वाला है x बाई जेड बराबर 1/11, 70 में से 42 घटा दो तुम, 6 और 20 26, 26 और 16 42 हुए क्या, 44 बन जाते तो भाग चला जाता बढ़िया। क्या पता जा रहे हो भाई, 70 में से 42 जाएंगे तो हाँ सही है, 44 बच रहे हैं।
अच्छा, -20 और -21, -41, -41 में से 8 गए तो -33। और यहां देखें तो -5 गए 16 में तो +11। तो यहां से तुलना करेंगे ना आप, x बराबर तो 4 आएगा, 4, और y बराबर आएगा -3, और z बराबर आएगा 1। ठीक है, इस तरीके से ये 12वां क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 13वें पे आ जाते हैं। बुक तो आपके पास होगी भाई। आपसे कह रहा है दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ना, और इनका गुणा आपसे पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स ए या बी ऐसे कुछ दे नहीं रखा है, पहले तो मान लेते हैं। अच्छा, लिख लेता हूं पहले तो माना एक मैट्रिक्स को तो मैं मान लेता हूं ए, कितनी है, -4, 4, 4, -7, 1, 3, 5, -3, -1। और दूसरी मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं अपन, 1, -1, 1, 1, -2, -2, 2, 1, 3। इस क्वेश्चन में आपको, अगर आपके पास बुक हो, पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन पूछ रहा है, जो कि एक साधारण प्रक्रिया है, हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर इनके गुणन की सहायता से आगे इस क्वेश्चन में जो समीकरण निकाय दे रखा है उसको हल करवा रहा है। पहले तो इन दोनों का गुणा पूछा है, और उस गुणा की हेल्प से आपसे समीकरण निकाय को हल करवा रहा है। तो हम निकाय को तभी लिख लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं साइड में लिख देते हैं, तथा निकाय, निकाय आपको दिया हुआ है x - y + z बराबर में 4, और x - 2y - 2z बराबर में 9, और 2x + y + 3z बराबर में 1। क्वेश्चन ये है, पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा ज्ञात करो, और इन गुणा की हेल्प से जो रिजल्ट आएगा उसकी हेल्प से हमें ये निकाय हल करना है। तो पहला स्टेप हल कर लेते हैं अपन, क्या, गुणा। पुनः ए बी पूछ रहा है आपसे, है ना, तो ए बी, ए की वैल्यू जमा देते हैं, -4, 4, 4, -7, 1, 3, 5, -3, -1 इंटू, ये तो ए की वैल्यू हो गई, और गुणा में अब बी की वैल्यू रख रहे हैं, 1, -1, 1, 1, -2, -2, 2, 1, 3। ठीक है। अच्छा, अब इनका गुणा करते हैं अपन। तो रो का कॉलम से ही तो होता है भाई, करें गुणा। पहली रो का तीनों कॉलम से गुणा कर देंगे, फिर दूसरी रो का तीनों कॉलम से गुणा कर देंगे, और फिर तीसरी रो का तीनों कॉलम से गुणा। पहली रो का जब करते हैं, करो, -4 + 4 कट जाएंगे, 4 2 8। अब इसका गुणा यहां करो, +4 -8 +4, कुल मिला के 0 आ रहा है, 0। अब इसका गुणा यहां करो, -4 -8 और +12, ये भी 0 आ रहा है। मैं आपको बताऊं, इनका गुणा करेंगे ना आप, ये आएगा
0800008। ठीक है। अच्छा, इसमें से 8 कॉमन लिया जाता है। मैट्रिक्स में तो एक साथ आ जाता है पूरे में से, है ना, और सारणिक में एक बार में एक रो या एक कॉलम में से आता है। तो ए बी बराबर मैट्रिक्स में से तो एक साथ ही कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन ले लिया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो इकाई मैट्रिक्स हुई। तो ए बी बराबर 8i, या इसको देखें अपन, ए बी बटे 8 बराबर आई। अब देखो, चाहो तो आप इसको दिमाग में ऐसे विचार कर सकते हो। कैसे? ए बटे 8 गुणा बी बराबर आई, और चाहे तो ए गुणा बी बटे 8 बराबर आई। देखो, तब ए बटे 8 गुणा बी बराबर आई, या यूं सोच सकते हो आप कि ए गुणा बी बटे 8 बराबर आई। ठीक है। तो यहां से ये महसूस हो रहा है भाई, दो मैट्रिक्स का गुणा अगर इकाई मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसका मतलब भी एक दूसरे की व्युत्क्रम है। अगर दो मैट्रिक्स का गुणा इकाई मैट्रिक्स आता है ना, तो वे मैट्रिक्स एक दूसरे की व्युत्क्रम है। तो ए बटे 8 और बी का गुणा आई है, इसका मतलब बी इनवर्स कितना है? ए बटे 8। और देखो, गुणा तो यहीं तक हो गया, पर ये निष्कर्ष काम आने वाला है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। और इसे देखें तो ए इनवर्स कितना है? बी बटे 8। ठीक है। बी इनवर्स तो ए बटे 8 है, और ए इनवर्स बी बटे 8 है। इसका काम पड़ने वाला है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले तो आपसे ए भी पूछा है, तो ए मैट्रिक्स लिख दे, बी मैट्रिक्स लिख दे, हल करके। गुणा तो यही तो हो गया, बिल्कुल सरल है, पर गुणा के बाद ये निष्कर्ष जरूर लिखना, निकाय को हल करने में काम आएगा। अब मैं ये हिस्सा मिटाता हूं, जब देखते हैं ये कैसे काम आएगा। देखो, इसके बाद यहां की प्रक्रिया है, वो है ना, इसके बाद की प्रक्रिया है। अरे गलत मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद की प्रक्रिया लिख रहा हूं मैं। यहां निकाय x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 9, 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 1। ठीक है। अच्छा, ये निकाय दिया है। निकाय को कैसे हल करते थे आप? आवी मेथड से ax बराबर b रूप में लिख के। अच्छा, a और b इसने खुद ने काम में ले लिया हमने पहले यहां पे, तो इसलिए ax बराबर b ना लिख के cx बराबर d के, तो क्या फर्क पड़ रहा है? निकाय को cx बराबर d रूप में लिखने पर, जहां C तो क्या होगा करती थी चलो, गुणांकों की मैट्रिक्स, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3। C। अच्छा, x बराबर x y z, और d बराबर 4 9 1। ये तो C है, ये x है, और ये d है।
ठीक है। अच्छा, फिर क्या करते थे, ध्यान है, पुनः लिखते थे सी एक्स बराबर डी, फिर यहां से x बराबर सी इनवर्स डी, और बार x बराबर ए इनवर्स बी रहता था। अब हमें ध्यान हो तो सी इनवर्स चाहिए। सी इनवर्स मतलब इसका इनवर्स। ये तो ललाओ बी ए के जन देखियो भाई, आगे हम हल करेंगे, हल करने को तो हमें सी इनवर्स चाहिए। एक्स तो है हम पे, ये रहा, डी है हम पे, ये रहा, हमें चाहिए सी इनवर्स। सी इनवर्स मतलब इसका इनवर्स। एक तरीका तो यह है कि पूरी विधि से ज्ञात करो, और एक ये तरीका है, देखो सी और बी बराबर ही तो है साइड में, क्योंकि सी बराबर बी तो सी इनवर्स बराबर बी इनवर्स, और बी इनवर्स हम पे है, देखो बस यहां का माना है। बी इनवर्स कितना है, a/8। ठीक है, लो तो सी इनवर्स आ गया। पूरी विधि से सी इनवर्स ज्ञात ना करके गुणा वाला मेथड काम आ गया। समझ गए मैंने क्या कर दिया है भाई, हमें सी इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इसके इनवर्स की, और ये और बी एक जैसे हैं, तो यानी कि सी और बी बराबर है, तो जो सी इनवर्स वही बी इनवर्स, और बी इनवर्स हमने पहले सेट कर लिया a/8। आ जाओ यहां, एक्स तो कितना x/z, सी इनवर्स कितना है a/8 और इनटू में d। ठीक है, तो a/8 यहां लिख देता हूं, जगह यहां तक, चलो यहां तक सेट कर देंगे। 1/8 a, ये रहा, -4 4 4, -7 1 3 5, -3 -1, 1/8 ए और डी कितना है 4 9 1। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, बराबर, देखो इधर तो एक्स वाई जेड है, यहां जाओ 1/8। ठीक है, इनका गुणा तो -16 + 36 + 4, -16 + 36 + 4, +36 + 4 तो 40, 40 में से 16 जाए तो कितने बचेंगे भाई, 40 में से अगर 16 जाए तो 24 बचे। ठीक, अच्छा अब इसका गुणा करो, -28 + 1 और +9 और +3, तो +9 और +3 प्लस के 12 और माइनस के 28, 16 माइनस के, और 20 -27 -7 और -1 -8। अब आप देख लो क्या आ जाएगा मान, 8 या 24, x बराबर तो 3, y बराबर -2 और z बराबर -1। ठीक है, ये आ गया आपका 12वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।